ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। और देखिए, संपादकीय पाठ आपको प्रीलिम्स में प्रारंभिक परीक्षा की बात कर रहा हूँ, मुख्य परीक्षा मेन एग्जाम में और इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। तो इस तरह के जो आर्टिकल रहते हैं, एडिटोरियल रहते हैं, उन्हें जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा। मतांतरण की खतरनाक चुनौती। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा एक निर्णय दिया गया है। उसी के संदर्भ में यह आर्टिकल लिखा जा रहा है। तो बीते दिनों इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मतांतरण पर कठोर टिप्पणी की है। न्यायालय ने कहा कि यदि मतांतरण की प्रवृत्ति जारी रही तो एक दिन भारत की बहुसंख्यक आबादी ही अल्पसंख्यक हो जाएगी। न्यायालय ने यह भी कहा कि मत प्रचार प्रसार की तो छूट है, लेकिन मतांतरण की अनुमति नहीं है। यह पहला अवसर नहीं है कि मतांतरण के संबंध में न्यायालय ने ऐसी टिप्पणी की हो। इससे पूर्व नवंबर 2022 में भी उच्चतम अदालत ने कि 2 सदस्यीय खंडपीठ ने जबरन मतांतरण के संबंध में कहा था, यह अंततः राष्ट्र की सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता तथा नागरिकों की अंतरात्मा को प्रभावित कर सकता है। और देश के विभिन्न न्यायालयों ने जबरन मतांतरण को लेकर चिंता जाहिर की और इसके पीछे तथ्यात्मक एवं ठोस कारण है। यह जानना आवश्यक हो जाता है कि किसी व्यक्ति के लिए उसके पथ, जिसे संवैधानिक एवं न्यायिक भाषा में धर्म भी कहा जाता है, आखिर क्यों इतना महत्वपूर्ण है। विश्व भर में ऐसे लोगों की संख्या बहुतायत में है जो किसी न किसी पंथ के अनुयायी हैं और अपने मत विशेष में न केवल आस्था रखते हैं बल्कि उसे जीवन निर्देशक के रूप में स्वीकार करके अपनी जीवन प्रणाली को उसकी मान्यताओं एवं परंपराओं के अनुरूप संचालित करते हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत ही नहीं, अधिकांश देशों में पंथ मात्र आस्था का विषय नहीं अपितु व्यक्ति की पहचान का घोतक भी है। और इस पहचान को परिवर्तित करने का निर्णय यदि एकाएक हो तो कई प्रश्नों का खड़ा होना स्वाभाविक है। मतांतरण पर कई मनोवैज्ञानिक अध्ययन हुए हैं जो मुख्य रूप से इस तथ्य पर केंद्रित हैं कि कैसे एक व्यक्ति के मतांतरण से न केवल वह व्यक्ति अपितु पूरा समाज प्रभावित होता है। द ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ रिलीजियस कन्वर्जन पुस्तक मतांतरण की गतिशीलता की व्यापक खोज प्रस्तुत करती है। इसमें चर्चा की गई है कि कैसे मतांतरण सदियों से संस्कृतियों और व्यक्तियों को प्रभावित करता आया है। और पुस्तक के संपादक लुइस और रेम्बो लिखते हैं कि मतांतरण का प्रभाव केवल व्यक्तिगत परिवर्तन तक सीमित नहीं है बल्कि यह सामाजिक सांस्कृतिक संरचना को भी प्रभावित करता है। रेम्बो ने मतांतरण के संबंध में कहा कि इसके तमाम कारणों के बीच सबसे महत्वपूर्ण कारक संकट अवस्था है, चाहे वह आप देखते हैं कि राजनीतिक हो या सांस्कृतिक या फिर मनोवैज्ञानिक। मतांतरण शायद ही कभी केवल धार्मिक विश्वासों को प्राथमिक लक्ष्य के रूप में बदलने तक सीमित रहा हो। सत्य तो यह है कि मतांतरण पर्याप्त पंथ विशेष द्वारा अपनी जनसांख्यिकी को बढ़ाकर प्रभुत्व स्थापित करने की मंशा से कराया जाता है ताकि राजनीतिक एवं सामाजिक स्तर पर वह दबाव समूह के रूप में कार्य कर सके और अपने मनोबल व्यवस्थाओं को आप देखिए प्रभावित करे। दुर्भाग्य की बात यह है कि इसके शिकार मुख्यतः हाशिए पर खड़े वे लोग होते हैं जो सामाजिक भेदभाव का दंश झेल चुके हैं अथवा आर्थिक रूप से कमजोर। आर्थिक प्रलोभन एवं सामाजिक उत्थान के मकड़ जाल के रूप में मतांतरण की रणनीति स्वतंत्रता पूर्व से ही भारत के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी थी और जिसने भारत की जनसांख्यिकी को बहुत हद तक प्रभावित भी किया। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट शेयर ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी एक क्रॉस कंट्री एनालिसिस बताती है कि भारत में हिंदुओं की आबादी में 7.82% की गिरावट आई है। वहीं मुस्लिम आबादी का हिस्सा 9.84% से बढ़कर 14.95% तथा ईसाई आबादी का 2.24 से बढ़कर 3.36% हुआ है। आंकड़े बहुत कुछ कह रहे हैं। साम दाम दंड भेद की रणनीति अपनाकर मतांतरण की मानसिकता पर अंकुश लगाने के लिए 1936 में रायगढ़ रियासत द्वारा रायगढ़ मतांतरण अधिनियम पारित किया गया। ऐसे ही कानून उदयपुर, कोटा, जोधपुर आदि द्वारा भी बनाए गए। बड़े पैमाने पर मतांतरण की घटनाओं को देखते हुए मध्य प्रदेश ने 1954 में एक समिति गठित की। समिति की रिपोर्ट ने उजागर किया कि निर्धन लोगों को बरगलाकर मतांतरण कराया जा रहा है। परिणाम स्वरूप स्वतंत्र भारत में पहला मतांतरण विरोधी कानून मध्य प्रदेश राज्य द्वारा पारित किया गया, जिसे मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1967 के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम में बल, धोखाधड़ी या प्रलोभन द्वारा मतांतरण को दंडनीय अपराध माना गया था। और इसके बाद उड़ीसा धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 पारित किया। इस दोनों अधिनियमों को उनके संबंधित उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती भी दी गई थी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने आप देखते हैं कि रियो स्टेनिस्लास बनाम मध्य प्रदेश
राज्य और अन्य 1974 मामले में अधिनियम की वैधता को कायम रखा। उच्च न्यायालय ने माना कि बड़े पैमाने पर मतांतर में सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने की क्षमता है। उच्च न्यायालय के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई और शीर्ष न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के विचारों से सहमति प्रकट करी और कहा कि अनुच्छेद 25(1) के तहत किसी के मत का प्रचार का अधिकार किसी व्यक्ति को अपने मजहब में परिवर्तित करने का मौलिक अधिकार नहीं देता है। और मतांतरण विरोधी कानून की संवैधानिक वैधता से संबंधित एक और ऐतिहासिक मामला हिमाचल प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2006 है। यह अधिनियम अपने पूर्ववर्तियों से एक कदम आगे गया। इसमें जोड़ी गई धारा 4 के अनुसार किसी व्यक्ति को मतांतरण से पहले जिला मजिस्ट्रेट को 30 दिन के पहले सूचना देनी होगी, जो मतांतरण की सत्यता की जांच करेगा। न्यायालय की टिप्पणियों और उनके निर्णयों कानूनी उठापटक से इतर हमें उन सामाजिक भूमिकाओं को भी जांचना होगा जिनके चलते आज भी छल कपट व लोभ लालच से मतांतरण हो रहा है। उन खामियों पर भी खुले रूप से चर्चा की जाए जो हाशिए पर खड़े व्यक्तियों को मतांतरण की ओर धकेलती है। यह भी स्मरण रहे कि स्वामी विवेकानंद ने हिंदुओं को योजनाबद्ध मतांतरण पर स्पष्ट रूप से चेतावनी दी थी। एक हिंदू का मतांतरण केवल एक हिंदू का कम होना नहीं बल्कि एक शत्रु का बढ़ना है। लेखिका समाजशास्त्री हैं डॉक्टर ऋतु सारस्वत, इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। देखिए, इस तरह के जो फैसले दिए जाते हैं कोर्ट के द्वारा, उनके बारे में जरूर आप लोग याद रखा करिएगा। कानूनों के बारे में याद रखा करिएगा। कहीं आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, तो वहां इनका उल्लेख आप कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। और एक बात याद रखिएगा, क्या बात रखनी है? संविधान के भाग 3 को पढ़ेंगे, मौलिक अधिकारों को। तो आर्टिकल 25 को पढ़ेंगे आप लोग, तो कहता है कि आप धर्म को मान सकते हैं। धर्म परिवर्तन के लिए आप देखते हैं कि जबरदस्ती, लालच में, धोखाधड़ी से धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर आप अपनी स्वेच्छा से चाहें तो आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। चलिए, आपकी क्या राय है इस पर? अपनी राय आप लोग दे सकते हैं। अभी आपने देखा है सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा अच्छा निर्णय दिया, साहिबानों की याद दिलाने वाला फैसला। तो मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का मामला फिर चर्चा में। हाल में उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया कि हर मजहब की महिलाओं को भरण पोषण यानी गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है। उपासना पद्धति इसमें कोई रुकावट नहीं बनती है, जैसा कि होता आया है। इसका स्वायत्तता के साथ विरोध भी होने लगा है। विरोध करने वालों की ओर से कहा जाने लगा है कि एक ही पंथ को निशाना बनाया जा रहा है। और आप देखते हैं कि बनाया जा रहा है, और जबकि अदालत ने पंथों से परे सभी महिलाओं की बात की है और यह भी कहा है कि गुजारा भत्ता दान नहीं है, हर तलाकशुदा महिला का हक है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पतियों के लिए जरूरी है कि वे पत्नियों की आर्थिक स्थिति मजबूत करें। पति पत्नी के नाम से संयुक्त खाते खुलवाए जाएं और एटीएम के प्रयोग का अधिकार भी महिलाओं को हो। लेकिन विरोध करने वालों को यह कहां समझ में आने वाला है? वे तो अच्छे फैसले को भी मजहब पर खतरे के रूप में प्रचारित करने लगते हैं। कई बार तो उन्हें लोगों को बरगलाने में कामयाबी भी मिल जाती है। 3 तलाक के मामले में भी इसी तरह का विरोध देखा गया था। और जो समान नागरिक संहिता की बात होती है ना, सबके लिए समान कानून बनाने की बात होती है। उसकी बात इसीलिए की जाती है कि सबके लिए समान कानून हो, चाहे वो किसी भी धर्म को हो, जाति का हो, समुदाय का हो। अफसोस है कि महिला हितों के लिए काम करने वाले संगठनों और रात दिन अल्पसंख्यकों और महिलाओं के समर्थन में गुहार लगाने वाले लेखक लेखिकाओं की कोई मुखर आवाज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के पक्ष में सुनाई नहीं दी। हाँ, मुस्लिम महिलाओं के लिए काम करने वाली जकिया सोमन और अंबर जैदी, नाइस हसन आदि ने जरूर इस फैसले का समर्थन किया है। कई मुस्लिम महिलाओं ने भी इसे अच्छा फैसला बताया, लेकिन कुछ ने इसे दीन में दखल करार दिया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सरिया का हवाला देते हुए इसका विरोध कर रहा है और कुछ और भी संगठन विरोध के स्वर उभार रहे हैं। क्या यह आश्चर्य नहीं है कि कुछ लोग महिलाओं का श्रम तो चाहते हैं मगर उन्हें कोई अधिकार नहीं देना चाहते हैं। वे मजहब के कोड़े से अक्सर महिलाओं को पीटते हैं और उसे सही भी बताते हैं। अधिकांश मजहब बात तो मानवता की करता है, पर महिलाओं के मामले में उनकी मानवता पता नहीं कहां गुम हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साहिबानों, उसके साथ हुए अन्याय और वोट बैंक की राजनीति के चलते कट्टरपंथियों के समक्ष समर्पण का स्मरण हो आया है। साहिबानों मामले में उच्चतम न्यायालय ने सही फैसला दिया था, उसे गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, लेकिन कुछ मुसलमानों की नाराजगी को देखते हुए तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने उसे पलट दिया था। उस समय आप देखते अधिकांश महिला संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन किया था। केंद्रीय मंत्री आरिफ मोहम्मद खान ने भी इस फैसले का समर्थन किया था। उन्होंने इसकी परवाह नहीं की कि कट्टरपंथी उनसे नाराज हो सकते हैं। यह अफसोस की बात है कि लगभग 39 साल बाद कट्टर लोगों के विचार नहीं वही हैं जो पहले थे। साहिबानों मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला 1986 में पलट दिया गया था। इसके 1 साल बाद 1987 में राजस्थान के देवराला में रूपकंबर सती हो गई थी। प्रधानमंत्री राजीव गांधी 23 दिन बाद उससे
इस मसले पर कुछ बोले थे। जब भी महिलाओं के हितों की बात आती है तो कट्टरपंथी एक हो जाते हैं। कई राजनीतिक दलों को लगने लगता है कि कहीं उनके वोटों का नुकसान ना हो जाए, इसलिए वे मौन धारण कर लेते हैं। नेता हमेशा कट्टरपंथियों को ही पूरी कौम का प्रतिनिधित्व मानते हैं। एक बार अभिनेत्री शबाना आजमी ने कहा कहा था कि सरकार उदारवादी मुसलमानों के मुकाबले कट्टरपंथियों की बात सुनती है। यह कट्टरपंथियों का ही असर था कि कई वर्षों बाद साहिबानों से जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि कोर्ट ने उनके समर्थन में फैसला देकर गलत किया। बाद में उसने यह भी कहा कि अगर वह ऐसा ना कहती तो देश में खून की नदियां बह जाती। यह कितने दुख की बात है कि उच्चतम न्यायालय महिलाओं के हितों में कोई फैसला दे और उस कारण से खून की नदियां बहने का डर उसे ही सताने लगे जिसके पक्ष में फैसला दिया गया हो। और जब सच्चर कमेटी का उद्धरण देते हुए कहा जाता है कि मुसलमानों की स्थिति दलितों से भी ज्यादा खराब है, तो क्या उसमें मुस्लिम महिलाओं शामिल नहीं है? लेकिन कट्टरपंथी कई बार अपने समर्थन में कुछ महिलाओं को भी खड़ा कर लेते हैं। 3 तलाक और हिजाब के मामले में उन्होंने ऐसा ही किया था। ऐसी महिलाओं का तर्क होता है कि उन्हें मजहब की बात माननी है, ना कि न्यायालय की। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा दशकों पहले वॉइस ऑफ द वायरलेस नामक एक रिपोर्ट ये आप देखिए तैयार की गई। इसे सैयदा हमीद ने तैयार किया था। इसमें मुसलमान महिलाओं की स्थिति का इतना दर्दनाक चित्रण था कि रोंगटे खड़े हो जाते थे। सैयदा हमीद ने देश भर पर में तमाम मुसलमान महिलाओं से बात की थी और ये अभागी महिलाएं बीमार, बदहाल, गरीबी से परेशान थी। इनमें से बहुत सी कोई साधन ना होते हुए कई बच्चों को पालने के लिए मजबूर थी, क्योंकि आप देखिए उनके पति उन्हें छोड़कर चले गए थे। कट्टरपंथी संगठनों के नेता कह रहे हैं कि वे उच्चतम न्यायालय के फैसले को चुनौती देंगे। आज नहीं तो कल एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब महिलाएं ही ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ी हो जाएंगी। मजहबी मान्यता से ने महिलाओं का जैसा आप देखते हैं कि जैसा शोषण और नुकसान किया है वह किसी से छिपा नहीं है। कट्टरपंथी अक्सर संविधान की दुहाई तो देते हैं, लेकिन आखिर यह किस तरह से संविधान को मानना है, उसकी रक्षा करना है। यदि अदालत महिलाओं के पक्ष में कोई फैसला दे तो उसका विरोध में खड़े हो जाएं। लेखक साहित्यकार हैं, इनका नाम है क्या? क्षमा शर्मा, इनके द्वारा लिखा गया है। महिला आयोग की अगर हम लोग बात करें तो इसके बारे में भी याद रखिए, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। कब इसकी स्थापना हुई थी महिला आयोग की? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की बात हो रही 31 जनवरी 1992 में। अभी इसकी अध्यक्ष कौन है राष्ट्रीय, ये आप लोग बताइए। धर्म का मार्ग, तो धर्म की मर्यादा को भंग करना देवी आज्ञा की अवज्ञा है। ये धर्म के मार्ग से विचलन नीति की गति को अवहेलना एवं उपेक्षा है। माया मोही प्यारा व्यक्ति को धर्म की राह से विलग करने का निमित्त बनते हैं। स्मरण रहे कि माया बड़ी प्रबल है, क्योंकि यह बड़ी चतुराई से व्यक्ति के भीतर अभिमान और मोह उत्पन्न कर उसे पतन की राह पर मोड़ देती है। जैसे ही व्यक्ति को मान, धन और पद और बल प्राप्त होता है, तब माया उसे घेर कर छलती है। व्यक्ति अपने समस्त ऐश्वर्य वैभव को अपना मान लेने की भूल कर बैठता है। और आप देखते हैं कि जबकि देखने, सुनने और अनुभव करने में जो भी संसार आकर्षित कर रहा है वह सब नश्वर है। और आप देखिए अंतःकरण की 4 प्रवृत्तियां मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार तथा 10 इंद्रियों से भगवान की प्रसन्नता हेतु बन जाना ही भगवत भक्ति है। धर्म की मर्यादा को छोड़ देना ही प्रभु अयोग्य है। समुद्र, चंद्र और सूर्य आदि सभी धर्मों की मर्यादा का कभी परित्याग नहीं करते हैं। जो स्वधर्म का परित्याग करके पूजा अर्चना करते हैं उनकी स्तुति को भगवान कभी स्वीकार ही नहीं करते हैं। भगवान को धर्म और उसकी मर्यादा अतिशय प्रिय है। धर्म साधन और साध दोनों ही हैं। धर्म का मन, वचन, कर्म से प्रसन्नता पूर्वक पालन करना ही प्रभु की भक्ति है। जो भी देवी कृपा से हमें लोक में प्राप्त हुआ है और उसका निष्काम भाव से प्रसन्नता पूर्वक सदुपयोग ही भगवत भक्ति है। और संप्रेरित स्वेच्छाचार से ही आज मानव का वैचारिक, आध्यात्मिक एवं शारीरिक पतन हो रहा है। इस कारण चारों ओर अशांति और परस्पर विद्रोह हावी है। यदि हम चाहते हैं कि परमात्मा हम पर प्रसन्न हो तो हमें धर्म और उसकी मर्यादा का सर्वथा और सर्वत्र पालन करना चाहिए। यही वास्तविक भक्ति है और यही भक्ति धर्म के मार्ग की ओर उन्मुख करती है। धर्म का मार्ग ही ईश्वर से एकाकार कराकर जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। ये अच्छा कॉलम लिखा जाता है, इंटरेस्टिंग कॉलम रहता है। आपने देखा होगा राष्ट्रीय आपातकाल की बात होती है ना, इंदिरा गांधी के समय जो लगाया गया था 1975 में 25 जून को,
उसी की बात हो रही। संविधान हत्या दिवस, केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाए जाने की अधिसूचना जारी कर यही स्पष्ट किया है कि वह विपक्षी दलों और विशेष रूप से कांग्रेस की ओर से किए जा रहे इस दुष्प्रचार की काट करने के लिए कोई कोर कसर नहीं उठा रखेगी। भाजपा संविधान बदलने का इरादा रखती है। यह मानने के पर्याप्त कारण है कि मोदी सरकार ने 49 साल पहले 25 जून 1975 को देश में आपातकाल थोपे जाने के इंदिरा गांधी के मनमाने फैसले को संविधान को कुचलने वाले कदम के रूप में स्मार्ट करने का निर्णय केवल इसलिए नहीं किया कि कांग्रेस ने हाल के लोकसभा चुनाव में देश भर में घूम घूम कर यह दुष्प्रचार कर लोगों को बरगलाया कि यदि भाजपा का 400 पार का नारा सही सिद्ध हो गया तो प्रधानमंत्री मोदी संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। यह निर्णय संभवतः इसलिए भी लिया गया क्योंकि लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद भी कांग्रेस और उसके साथी दल यह खोखला दावा करने में लगे हुए हैं कि उन्होंने संविधान की रक्षा की है। और निस्संदेह आप देखिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय एक राजनीतिक फैसला है, लेकिन शायद मोदी सरकार के लिए ऐसा कोई फैसला लेना इसलिए आवश्यक हो गया था क्योंकि अभी हाल ही में जब आपातकाल की बरसी पर इंदिरा सरकार की ओर से की गई ज्यादतियों का स्मरण किया जा रहा था तो कांग्रेस ने यही दिखाया कि उसे यह रास नहीं आ रहा है। हद तो तब हो गई जब आपातकाल के विरोध में लोकसभा में प्रस्ताव पारित किया गया तो राहुल गांधी की ओर से कहा गया कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी और आपातकाल के स्मरण पर कांग्रेस के नकारात्मक रवैये को देखते हुए इसकी आवश्यकता स्वतः रेखांकित होने लगी थी और उस काले दौर को कभी भुलाया नहीं जाना चाहिए। यह स्वाभाविक है कि कांग्रेस को 25 जून को संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाए जाने का फैसला पसंद नहीं आया और आप देखते हैं कि लेकिन उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि उसने जो तो आपातकाल के अलावा भी संविधान की अनदेखी करने का वाले फैसले लिए हैं। और क्या यह एक तथ्य नहीं है कि साहिबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के 1985 के फैसले को पलटना संविधान का नग्न निरादर ही था। सुप्रीम कोर्ट के हाल में एक फैसले से देश को यह अच्छी तरह स्मरण भी हो गया कि कांग्रेस संविधान को भाजपा और विशेष रूप से मोदी सरकार से खतरे का कितना भी हौवा खड़ा करे, सच यह है कि संविधान में सबसे अधिक संशोधन उसने ही किए और वह भी विपक्ष की अनदेखी करके। और इसके विपरीत मोदी सरकार ने बीते 10 वर्षों में जो संविधान संशोधन किए उनमें से हर किसी का कांग्रेस ने समर्थन किया हुआ है, चाहे जीएसटी संबंधी हो या किसी निर्धन सवर्णों को आरक्षण प्रदान करने का हो 10%। भूमि की बंदरबाट, तो उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एसडीएम, तहसीलदार, कानूनगो और लेखपाल ने जिस तरह 75 बीघा विवादित भूमि की बंदरबाट की हुआ उदाहरण है कि तहसील स्तर पर किस तरह लेखपाल से लेकर एसडीएम तक जमीन कब्जाने के लिए आपराधिक गठजोड़ में लिप्त हैं। इस उदाहरण के आईने ही कई अन्य समस्याओं की सच्चाई भी दिखा जाएगी जो आप देखिए जो अंततः आम आदमी के लिए एक नासूर बनती है। यह भी देखा जाएगा कि मुख्यमंत्री के बार बार कहने के बावजूद ही आम आदमी की समस्याएं जिला स्तर पर ही सुलझा ली जाएं। क्या वह मुख्यमंत्री के जनता दरबार में पीड़ित याचक फिर या शिकायतकर्ता के रूप में पहुंचने को विवश हो जाता है? यह भी क्योंकि चारागाहों, तालाबों, जलाशयों, पंचायतों, निकायों की भूमि सरकारी रिकॉर्ड से गायब होती जा रही है। तहसील स्तर पर जिन लोगों के पास अर्ध न्यायिक शक्तियां निहित हैं उनमें यही लेखपाल से लेकर एसडीएम तक के अधिकारी कर्मचारी शामिल होते हैं। जब न्यायिक प्रक्रिया प्राथमिक स्तर पर भ्रूण की हत्या की शिकार हो जाए तो भविष्य का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। फिरोजाबाद के सिरसागंज में 75 बीघा भूमि के 3 दावेदार सामने आए हैं और इसमें आप देखिए प्रकरण में एसडीएम पहुंचा और भूमि की बंदरबाट ऐसी हुई कि एसडीएम की सास, ससुर, साली, चचेरे भाई इसी तरह अन्य अधीनस्थों के बीच बेनामे की शकल में बट गई। जिलाधिकारियों ने शिकायत पर जांच की तो मामला खुला जिसमें शामिल लेखपाल से लेकर एसडीएम तक को निलंबित कर मुकदमा दर्ज करा दिया गया। यही नहीं, अब इन अफसरों की संपत्तियों की विजिलेंस जांच भी होगी और इसमें संदेह नहीं कि शासन स्तर पर सख्त कार्रवाई हो। अब इसे शीघ्रता से इस रूप में परिणति तक पहुंचाना चाहिए कि अन्य भ्रष्ट अधिकारियों के लिए उदाहरण बने। न केवल भ्रष्टाचार से कमाई संपत्तियों को जब्त किया जाना चाहिए बल्कि इन्हें जेल तक पहुंचाने एवं सेवा मुक्त करने की कार्रवाई की जानी चाहिए। और देखिए मुझे लगता है ऐसा कि हर 5 साल में, 2 साल में, एक समय में इस तरह के अधिकारी जो हों, मैं तो कहता हूं नेताओं तक की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। कोई ऐसी संस्था बननी चाहिए कि जो किसी के प्रभाव में ना रहे, क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरह से आजकल आईएएस अधिकारी भी पकड़े जा रहे हैं, अधिकारी भी पकड़े जा रहे हैं, तो वो चिंता की बात है। आदर्श पदार्थ का रहस्य, तो पदार्थ और ऊर्जा के रूप में व्याप्त हमारे ब्रह्मांड के दृश्य स्वरूप का दूरबीनों और अन्य उपकरणों के माध्यम से अवलोकन किया जा सकता है, लेकिन विज्ञानियों को इसके प्रमाण मिले हैं कि ब्रह्मांड का लगभग 95% भाग पदार्थ ऊर्जा के ऐसे अदृश्य विचित्र रूप से निर्मित हैं जिनमें हम ढंग से परिचित नहीं है। यही वजह है कि ब्रह्मांड के इन स्वरूपों को
अदृश्य पदार्थ डार्क मैटर और अदृश्य ऊर्जा डार्क एनर्जी की संज्ञा दी गई है। अदृश्य ऊर्जा और द्रव्यमान की यह पहली ब्रह्मांड विज्ञानियों के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण अवधारणाओं में से एक है। हाल ही में आप देखिए 2 विज्ञानियों ने सुझाव दिया कि अदृश्य पदार्थ प्रकाश की गति से भी तेज रफ्तार से चलने वाले कण पार्टिकल टैक्योन से निर्मित हो सकता है। और विस्कॉन्सिन मेडिसिन विश्वविद्यालय के विज्ञानी सैमुअल एच क्रेमर और सेंट लुइस विश्वविद्यालय की इयान एच रेडमाउंट के अनुसार टैक्योन नामक काल्पनिक कणों ने अदृश्य पदार्थों का निर्माण किया। और हालांकि यह अल्बर्ट आइंस्टाइन के अपेक्षितता के सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की उस मूलभूत अवधारणा के विरुद्ध है जिसके अनुसार प्रकाश की गति ब्रह्मांड की सर्वोच्च गति सीमा है। मालूम हो कि सर्वप्रथम भारतीय भौतिक विज्ञानी ईसी जी सुदर्शन ने टैक्योन की क्वांटम सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था और जिसमें उन्होंने आप देखिए आइंस्टाइन की इस मान्यता को चुनौती दी कि कोई भी वस्तु प्रकाश से तेज नहीं चल सकती। हालिया शोध पत्र में दोनों विज्ञानियों ने दावा किया कि टैक्योन ब्रह्मांडीय घटनाओं पर अकल्पनीय प्रभाव डाल सकते हैं और यदि हम यह मान लें कि ब्रह्मांड में इन कणों का वर्चस्व है तभी यह विचार आधुनिक भौतिकी के ढांचे के अनुरूप होगा। दोनों ने आप देखिए एक नया मॉडल प्रस्तावित किया और जिसके मुताबिक ब्रह्मांड पहले धीमा मंदित होता है फिर तेज या त्वरित होता है। और उनके अनुसार आप देखिए ब्रह्मांड विज्ञान का स्टैंडर्ड लैम्बडा कोल्ड डार्क मैटर मॉडल जिसके अनुसार त्वरण अदृश्य ऊर्जा के कारण होता है और उसका स्वरूप अब पहले जैसा नहीं रह गया चूंकि टैक्योन प्रकाश से भी अधिक तेज होते हैं और इसलिए उनका संयोजन गतिज ऊर्जा का एक अनूठा रूप ग्रहण कर लेता है। नया मॉडल सुझाता है कि टैक्योन कणों के संयोजन से अदृश्य पदार्थ का निर्माण होता है। यदि इस मॉडल को मान्यता मिल जाती है तो यह ब्रह्मांड के अतीत और भविष्य के बारे में हमारी समझ में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। यह अदृश्य पदार्थ की प्रकृति और आकाशगंगाओं के निर्माण में इसकी भूमिका को उजागर कर सकता है। यह ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि और आकाशगंगाओं के वितरण में हुए विसंगतियों को भी स्पष्ट कर सकता है। ये टिप्पणियां रहती हैं, देखना हुआ करे तो देख सकते हैं आप लोग। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है, एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, तो वहां जाकर आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। वैश्विक स्तर पर भारत की रणनीतिक स्वायत्तता। अभी हाल ही में आपने देखा है कि रूस यात्रा पर हमारे प्रधानमंत्री साहब गए हुए थे। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद एक क्षेत्रीय व्यवस्था कायम करने के लिए चीन, रूस और मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान के बीच सीमा समझौता के साथ वर्ष 1996 में एससीओ की शुरुआत हुई, संघाई 5 से हुई थी और 2001 में उज्बेकिस्तान को शामिल करने एवं अफगानिस्तान और वहां से जुड़े आतंकवाद पर नजर रखने के साथ क्षेत्रीय सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए संघाई सहयोग संगठन की स्थापना की गई। वर्ष 2017 में भारत और पाकिस्तान इसमें शामिल हो जाते हैं, 2023 में ईरान और वर्ष 2024 में बेलारूस भी इसमें शामिल हो जाते हैं। देखिए इस तरह के संगठनों के बारे में जरूर याद रखा करिएगा। वैश्विक वातावरण में बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच 3-4 जुलाई 2024 को आयोजित संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को पहली बार एससीओ की राष्ट्राध्यक्षों की परिषद और एससीओ प्लस की संयुक्त बैठक के रूप में आयोजित किया गया और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस के साथ CIS, OECD, CICA, CSTO और EAEC जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों ने बैठक में भाग लिया और इसमें सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने, वैश्विक शांति को मजबूत करने, एक नई लोकतांत्रिक एवं न्याय संगत अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने के में एससीओ के एकजुट रहने के लिए प्रतिबद्धता जताई और इसके साथ ही इसमें 25 रणनीतिक दस्तावेजों को भी मंजूरी दी गई जो ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, वित्त और सूचना सुरक्षा पर केंद्रित है। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही, 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा और जो एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना अपना, वहां आप देखते हैं इन संगठनों के बारे में विस्तार से बात की हुई है, तो वहां जाकर आप लोग देख लीजिएगा। पश्चिमी देशों का नजरिया, तो चीन अपनी वर्चस्व वाली इस संगठन को ऐसे मंच के तौर पर बढ़ावा देना चाहता है जो पश्चिमी देशों की अगुवाई वाले विश्व व्यवस्था का विकल्प बन सके। चीन इसे इंटर सिविलाइजेशन डायलॉग कहता है। पश्चिमी देश हमेशा इस संगठन को संदिग्ध नजरों से देखते हैं, परंतु इसमें बड़े और ताकतवर देश शामिल होने के बावजूद यह संगठन अपना असर नहीं छोड़ पाया, ना ही अभी तक कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर पाए, बल्कि इसके विपरीत अतीत में एससीओ सदस्यों ने आपस में संघर्ष का सामना भी किया है। और आप देखते हैं कि बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के साथ व्यापार और निवेश को बढ़ाने, एससीओ के भीतर सांस्कृतिक आदान प्रदान, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य, कूटनीतिक और पर्यावरण
सहयोग को भी वकालत करता है और विभिन्न देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों के निर्माण में सॉफ्ट पावर के महत्व पर जोर देता है। परंतु एससीओ की संघाई भावना एक दूसरे पर विश्वास, द्विपक्षीय लाभ, समानता, परामर्श, विविध सभ्यताओं के प्रति सम्मान और साझा विकास की अवधारणा को साकार करना संदिग्ध ही लगता है। इसका कारण एससीओ के कुछ सदस्यों का नियमित संघर्ष में शामिल रहना है। भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से सीमा को लेकर विवाद चल रहा है। पाकिस्तान ईरान के बीच विवाद रहे हैं और चीन और भारत के बीच भी सीमा विवाद है। वर्ष 2020 में गलवान संघर्ष से पहले चीन भारत संबंधों में अंतर्निहित तनाव पर फिर से ध्यान केंद्रित करने वर्ष 2021-22 में किर्गिज ताजिक सीमा पर हिंसा की घटनाएं और विगत 2 वर्षों से अधिक यूक्रेन के साथ रूस का युद्ध इसका प्रमाण है। और देखिए, चीन का सीमा विवाद, तो शिखर सम्मेलन में राज्यों की संप्रभुता, स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता के लिए पारस्परिक सम्मान की बातें दोहराई गई हैं। अब परंतु यूक्रेन व रूस के बीच युद्ध, ताइवान व तिब्बत के साथ चीन के विवाद का उल्लेख नहीं किया गया। और आप देखिए, सिंजियांग में अलगाववाद की उठती आवाजें सुनने की सबसे अधिक जरूरत चीन को ही है। चीन और पाकिस्तान पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए भारत ने कहा कि हम में से कई लोगों के अनुभव रहे कि जो अक्सर हमारी सीमाओं से परे उत्पन्न होते हैं। हमें स्पष्ट होना चाहिए कि अगर इसे अनियंत्रित छोड़ दिया गया तो यह क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। इस सम्मेलन में चीन पर कटाक्ष करते हुए भारत ने संपर्क और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के साथ साथ गैर भेदभावपूर्ण व्यापार अधिकारों और पारगमन व्यवस्थाओं के लिए संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने की नसीहत भी दी। और बहुपक्षीय संवाद को मजबूत करना, एक सतत शांति और समृद्धि की ओर प्रयास शीर्षक से आयोजित इस शिखर सम्मेलन के द्वारा सदस्य देशों को प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने, संगठन के भविष्य की आवश्यकताओं के लिए एक साथ लाने का प्रयास जरूर है, जो ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया तेजी से बढ़ती चुनौतियों का सामना कर रही है। अपने घटते प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए वैश्विक स्तर पर गुटबाजी हो रही है और इसमें बहुध्रुवीय विश्व के निर्माण तथा वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने की महत्वाकांक्षा शामिल है। और जैसे जैसे इसकी सदस्यता का विस्तार हुआ है, चीन ने इसे अमेरिका के प्रभुत्व वाली वैश्विक व्यवस्था को नया आकार देने की अपनी महत्वाकांक्षा को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच के रूप में इस्तेमाल किया। चीन रूस कूटनीतिक संबंध, तो मध्य एशिया में रूस चीन को अपना साथी मानता है, परंतु वह चीन की वैश्विक महत्वाकांक्षाओं से टकरा भी रहा है। चीन की बढ़ती शक्ति और रूस की घटती ताकत के कारण भारत इस क्षेत्र के भू राजनीतिक शक्ति संतुलन को लेकर अधिक चिंतित हो रहा है। वैश्विक भू राजनीतिक आर्थिक सुधारों में तेजी लाने एवं बढ़ते तनाव व चुनौतियों के लिए क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समन्वय तथा सहयोग की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। बेलारूस को एससीओ में शामिल करने तथा पुतिन की चीन के 2 अन्य पड़ोसियों उत्तर कोरिया और वियतनाम की हाल की यात्रा के बाद मोदी की मास्को की यात्रा से संकेत मिलता है कि पुतिन अभी भी बीजिंग से अलग अपने राजनयिक संबंध बनाने में सक्षम है। और आप देखते हैं कि रूस के राष्ट्रपति का लक्ष्य रूसी साम्राज्य को पुनः स्थापित करना और मध्य एशियाई गणराज्यों को मास्को के नेतृत्व वाले संघ में समाहित करना है। परंतु चीन सुपर पावर बनने के उद्देश्य से बुनियादी ढांचे में निवेश कर वहां व्यापार बढ़ाने के लिए तत्पर है। शी जिनपिंग और कजाक राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायेव ने ट्रांस कैस्पियन अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मार्ग की क्षमता बढ़ाने के लिए संयुक्त रूप से काम करने पर सहमति जताई है, जो आप देखिए रूस को एक किनारे कर देता है। रूसी राष्ट्रवादियों की ओर से पुतिन की तीखी आलोचना की गई और पश्चिम के साथ उनका टकराव रूस को चीन पर निर्भर बना देगा। परंतु सुदूर पूर्व में अपने बढ़ते कदम बढ़ाकर चीन और घरेलू आलोचकों दोनों को एक संदेश पहुंचा दिया कि रूस एक स्वतंत्र शक्ति बना हुआ है और चीन उसे नियंत्रित नहीं कर सकता है। परंतु उभरते तनाव का मतलब यह नहीं कि चीन रूस साझेदारी टूट रही है। दोनों ही देश अपनी जरूरतों के अनुरूप आगे की रणनीति तय कर सकते हैं और जिसमें वे यह भी ध्यान रखेंगे कि पश्चिमी हस्तक्षेप कम से कम हो। इसमें रूस को चीन के निकट आने से रोकने की प्राथमिकता, तो वैसे तो भारत रूस के संबंध पिछले कई दशकों से ही अच्छे रहे, फिर भी बीते कुछ वर्षों के दौरान दोनों देशों के आपसी संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं। भारत ने रूस के साथ पुरानी मित्रता को कायम रखते हुए अपनी रणनीतिक स्वायत्तता का परिचय दिया है। रूस अब भी भारत के लिए रक्षा और ऊर्जा सुरक्षा में प्रमुख आपूर्ति करता है। अमेरिका भारत रूस के पुराने रणनीतिक साझेदारी को स्वीकारता तो है, परंतु भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा को पश्चिमी देशों स्वाभाविक रूप से नहीं ले पा रहे हैं और जिससे आप देखिए वैश्विक राजनीति का केंद्र हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थानांतरित हो गया है। यूरेशियाई भूमि पर क्या होता है, यह अटलांटिक देशों की तुलना में विश्व राजनीति और अमेरिकी हितों
के लिए अधिक मायने रखता है। चीन, रूस, वियतनाम और उत्तर कोरिया जैसे देश अपने घरेलू राजनीतिक संघर्षों की गोपनीयता बनाए रखते हैं, जबकि भारत, इंडोनेशिया और जापान जैसे लोकतांत्रिक देश अमेरिका से सांस्कृतिक रूप से इतने भिन्न हैं कि पढ़े लिखे अमेरिकियों को भी वहां के विकास का अनुसरण करने में कठिनाई हो सकती है। इस बीच वॉशिंगटन में इंडो पैसिफिक शिखर सम्मेलन, पुतिन का जून में उत्तर कोरिया और वियतनाम का दौरा, चीन के मुखिया शी जिनपिंग की मध्य एशिया में उपस्थिति और नाटो के नेता जब इस संगठन का 75वां स्थापना दिवस मनाने के लिए वॉशिंगटन में एकत्रित हुए, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ मॉस्को में होना पश्चिमी देशों को असहज कर गया। उल्लेख है कि भू राजनीतिक परिस्थितियों में रूस चीन के विरुद्ध हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा, परंतु पश्चिम के प्रतिबंधों ने रूस की निर्भरता चीन पर बढ़ा दी। भारत के लिए रूस चीन गठबंधन एक रणनीतिक दुःस्वप्न जैसा है और चीन व रूस की बढ़ती इसी निकटता को विरल करने के उद्देश्य से मोदी रूस गए थे। अपनी यात्रा के दौरान रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ उन्होंने द्विपक्षीय बैठक की और इसमें रूस के रिश्ते बनाए रखने के साथ ही पश्चिमी देशों को स्पष्ट कर दिया कि यह कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदिता नहीं है। भारतीय हितों के साथ विश्व मानवता की बात करने, नए क्षेत्र शामिल करने, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और आम लोगों के स्तर पर संबंधों को आगे बढ़ाने तथा पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के कारण आने वाली दिक्कतों को दूर कर भुगतान की टिकाऊ व्यवस्था पर जोर देना यात्रा के प्रमुख उद्देश्य हैं। ये आप देख लीजिए एक बार, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है, ये चाइना आपको देखने को मिलेगा। नाटो की बात करें तो कहते हैं कि नाटो भी इसके लिए, जो युद्ध चल रहा है ना रूस और यूक्रेन में, नाटो भी इसके लिए जिम्मेदार है। ये यूक्रेन है। द नॉर्थ ट्रीटी, अटलांटिक ट्रीटी की बात हो रही है, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की, और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो आप देखें 4 अप्रैल 1949 में हुई थी। ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 32 इसके मेंबर हैं, 32 सदस्य हैं इसमें। कितने? 32। ये नोडल अधिकारी खरी खरी तंज कसा जाता है। पढ़ना हुआ अगर तो पढ़ लिया करिएगा, जो काम के रहते हैं उन पर हम लोग बात करते हैं। सिर्फ यूजर्स के बीच बढ़ती अरुचि, ये इंटरनेट मीडिया की बात हो रही है। तो वर्ष 2010 में जो इंटरनेट मीडिया आशाओं का अग्रदूत बनकर उभर रहा था, वह साल 2020 तक आते आते फेक न्यूज और लोगों के राजनीतिक विचारों को प्रभावित करने जैसे आरोपों का शिकार हो चुका था। इंटरनेट मीडिया की आंधी आए हुए महज 10 साल में ही लोग अपनी राय पोस्ट करने में अब कम लोग ही सक्रिय हैं। पोस्ट करने से आशय टेक्स्ट, इमेज फॉर्म में स्वयं को व्यक्त करने से है। इंटरनेट मीडिया पर रोज बहुत सारे लोग लॉग इन तो करते हैं, परंतु वास्तव में बहुत कम लोग ही पोस्ट कर रहे हैं। एक व्यक्ति औसतन प्रतिदिन लगभग 2 घंटे इंटरनेट मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए समय बिताता है, लेकिन उनके मुख्य फीड पर उनकी आखिरी पोस्ट 1 साल पहले की थी। कभी कभी लोग इंटरनेट मीडिया स्टोरेज अवश्य शेयर करते हैं, स्टोरेज जो 24 घंटे के बाद गायब हो जाती। इंटरनेट मीडिया के अधिक उपयोग से ने लोगों को अब यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि जीवन में और अधिक विवाद या तनाव की जरूरत नहीं है, और लोगों को इस बात पर झगड़ने की जरूरत नहीं है कि किसने किसे वोट दिया और कौन किसके बारे में क्या सोच रहा है। अब वह आमने सामने और समूह चैट को प्राथमिकता देता है, जिसे निजी नेटवर्किंग कहा जा रहा है। निष्क्रियता का आनंद, उपयोगकर्ताओं के सर्वेक्षण और डाटा एनालिटिक्स फार्मों के शोध के अनुसार वर्तमान में समूचे विश्व में अरबों लोग इंटरनेट मीडिया का उपयोग करते हैं, लेकिन वास्तव में ये अपनी ओर से पोस्ट बहुत कम ही कर रहे हैं, और यानी कंटेंट कम अपलोड कर रहे हैं और इन प्लेटफॉर्म पर अपनी ओर से निष्क्रियता दर्शाते हुए आनंद ले रहे हैं। इसे दूसरे शब्दों में इस प्रकार समझा जा सकता है कि ऐसा नहीं है कि लोगों का इंटरनेट मीडिया से मोह भंग हो गया है। वे अभी भी अन्य लोगों की इंटरनेट मीडिया फीड देखने में तो समय बिता रहे हैं, पर वे अपनी राय रखने में सक्रिय नहीं दिख रहे हैं। डाटा इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट की एक रिपोर्ट में इंटरनेट मीडिया अकाउंट वाले 61% अमेरिकी वयस्क उत्तरदाताओं ने कहा कि वे जो पोस्ट करते हैं उसके बारे में वे अधिक चयनात्मक हो गए हैं, यानी क्या पोस्ट करना है, लोग अपने उसके बारे में सोचने लगे हैं। इस मामले में भारत की अपवाद नहीं है। भले ही अपने विशाल इंटरनेट मीडिया यूजर्स बेस के कारण यहाँ ऐसा नहीं दिखता हो, परंतु अब लोग इंटरनेट मीडिया पर अपेक्षाकृत कम पोस्ट साझा कर रहे हैं, और इसके कई कारण हैं। वे अपने जीवन को ऑनलाइन साझा करने को लेकर अधिक सुरक्षात्मक हो गए हैं, और अब उन्हें अपनी निजता की भी चिंता होने लगी। इंटरनेट मीडिया पर ट्रोलर्स की बढ़ती संख्या के कारण लोगों का मजाक किरकिरा भी हुआ है। सारे मेटा प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम, फेसबुक में यह गुप्त प्रवृत्ति जिसमें
टिकटॉक और एक्स, पूर्व में ट्विटर, इन सभी के व्यवसाय के लिए खतरा है। यूजर्स के ज्यादा से ज्यादा शेयर करने के कारण वे दुनिया की सबसे शक्तिशाली कंपनियों और प्लेटफॉर्म में से एक बन गए हैं। मजेदार तथ्य यह भी है कि इनमें से कोई भी कंपनी कोई उत्पाद नहीं बनाती है, फिर भी ये विश्व की बड़ी और लाभकारी बन कंपनियां बन गई हैं। केवल आप देखते हैं कि कंपनियों को कमाई। भारतीय अभी अमेरिका जैसी गंभीर स्थिति में नहीं है, परंतु अब यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि लोग अपनी निजता इंटरनेट मीडिया पर सब कुछ डालने की मानसिकता से किनारा कर रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण इंटरनेट मीडिया अकाउंट का उपयोग मार्केटिंग, ब्रांडिंग के लिए किया जाना माना जा रहा है। इसके अलावा मीडिया साक्षरता का प्रचार प्रसार भी प्रभावी हो रहा है। वैसे भी इंटरनेट मीडिया पर आते ही उपभोक्ता डाटा में तब्दील हो जाता है, फिर उस डाटा पैदा करना शुरू कर दिया। इस तरह देश में हर सेकंड असंख्य मात्रा में डाटा जनरेट हो रहा है, परंतु उसका बड़ा फायदा इंटरनेट के व्यवसाय में लगी कंपनियों को हो रहा है। यूजर जनरेटेड कंटेंट से चलने वाली इन कंपनियों की कमाई का बड़ा फायदा उपभोक्ताओं को नहीं होता है। इंटरनेट मीडिया से भारत में कितने रोजगार पैदा हुए, आधिकारिक तौर पर इसका विशेष उल्लेख नहीं मिलता है। साथ ही इसमें जुड़े प्रत्यक्ष रोजगार की संख्या भी काफी कम होने का संकेत इन कंपनियों के कर्मचारियों की कम संख्या से प्रमाणित होता है। ऐसा भी नहीं है कि ये कंपनियां इस तत्व से अनजान है, लिहाजा अब ये अपने यूजर्स को अधिक पर्सनलाइज्ड अनुभव देने की ओर अग्रसर हैं। वे मैसेजिंग जैसे अधिक निजी उपभोक्ताओं अनुभवों में निवेश कर रहे हैं और बातचीत को अधिक सुरक्षित बना रहे हैं। इसमें आप देखिए लोगों को अधिक अंतरंग साथियों के लिए पोस्ट करने के लिए प्रोत्साहन करना भी शामिल है, जैसा कि इंस्टाग्राम के साथ हाल ही में जारी किए गए क्लोज फ्रेंड्स फीचर के साथ हुआ। इसके बावजूद इंटरनेट मीडिया से लोगों की बढ़ती अरुचि की किसी नए माध्यम के विकास का बहाना बनेगी या नई यूजर्स की बढ़ती संख्या इस प्रक्रिया को चलायमान रखेगी, यह देखना दिलचस्प होगा। तो ये आप देखिए संपादकीय पार्ट आपका दैनिक जागरण का है। एक आर्टिकल जनसत्ता का भी बड़ा अच्छा लगता है, इसे भी आप लोग देख लिया करिएगा, पढ़ लिया करिएगा। आपके स्टेट पीसीएस और सिविल सर्विस एग्जाम के लेवल का ही लिखा जाता है। परीक्षा में सुरक्षा की कमजोर कड़ियां, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आजकल पेपर लीक के मामले हो रहे हैं, परीक्षा की धांधली की बात हो रही, उसी की बात हो रही। सर्वोच्च न्यायालय अब चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आयोजित की गई पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट यूजी 2024 से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई अगले हफ्ते करेगा। और पिछले महीने नतीजे घोषित होने के बाद से ही राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए की साख पर देश भर में सवाल उठ रहे हैं। एनटीए की स्थापना 2017 में हुई थी। पटना पुलिस ने अदालत में दावा किया था कि नीट यूजी का पर्चा फोड़ हुआ है और इस साल नीट की यूजी के लिए 23 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था और पर्चा फोड़ की इस घटना ने सरकार के सामने संकट खड़ा कर दिया। यूजीसी नेट परीक्षा भी आयोजित होने के एक दिन बाद रद्द कर दी गई। हाल में लगातार 4 परीक्षा से नीट यूजी, यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट और अब नीट पीजी प्रवेश परीक्षाएं या तो रद्द या फिर स्थगित कर दी गई और जिससे से करीब 37 लाख अभ्यर्थी और उनके अभिभावक सीधे प्रभावित हुए। इन पर्चा फोड़ से न सिर्फ लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर है, बल्कि एनटीए की विश्वसनीयता भी सवालों के घेरे में है। पूरी जांच के बाद ही परतें खुलेंगी, पर एनटीए पर उठ रहे सवालों के बीच सबसे बड़ी वजह है कि निजी एजेंसियों को दिया जाने वाला ठेका। और मैं आपको बताऊं कि आज के समय में हर कोई अपने स्वार्थ के बारे में सोचने लगा है, चाहे वो सरकारी अधिकारी हों, सरकारी एजेंसियों में बैठे अधिकारी हों, लोग हों। ये सबसे बड़ी कारण भी है। भारत में अक्सर पर्चा फोड़ की खबरें आती रहती हैं। यह बीमारी कोई नई नहीं है, इसके चलते पहले भी कई परीक्षाएं रद्द करना पड़ा। 1997 में आईआईटी जेईई और 2011 में ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं के पर्चे भी बाहर आ चुके हैं। यह एक ऐसा नासूर है जो समय के साथ और ज्यादा गहरा होता गया। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक पिछले 7 वर्षों में देश के अलग अलग राज्यों में 70 से अधिक परीक्षाओं के पर्चा फोड़ हुए हैं, पर्चा लीक हुए हैं, जिसमें करीब 2 करोड़ युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। और पर्चा फोड़ और परीक्षा रद्द होने की खबरों के साथ युवाओं के सपने चकनाचूर हो जाते हैं। साथ ही माँ बाप का द्वारा पेट काट कर भेजा गया पैसा भी व्यर्थ चला जाता है। सरकारें इसे लेकर गंभीर नहीं रही हैं, फिर भी पर्चा फोड़ रोकने के उनके प्रयास नाकाफी साबित हुए। बात यही नीयत और नीति दोनों की है, जिसका जवाब यह है कि युवा कई सालों से तलाश रहे हैं। हर बार जब जांच होती है तब तक दूसरा पर्चा फोड़ हो जाता है। और राज्यों में भले सरकार अलग अलग पार्टियों की हो, मगर पर्चा फोड़ का तरीका सब जगह एक जैसा है। अव्वल तो परीक्षाएं नियमित अंतराल पर होती ही नहीं, पद सालों साल खाली पड़े रहते हैं, लेकिन भर्ती नहीं होती है। और जो भी होती है वह पर्चा फोड़ की भेंट चढ़ जाती है। पर्चा फोड़ की अलग अलग विधि होती है,
जैसे असम में परीक्षा लीक, परीक्षा होने के शुरू सेकंड में पूरा पर्चा व्हाट्सएप पर प्रसारित कर दिया गया। मध्य प्रदेश में पर्चा फोड़ के आरोपियों ने मुंबई की उस कंपनी के सर्वर में सेंधमारी की जिसे परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी दी गई थी। वहीं यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में परिवहन निगम की जिस कंपनी को पर्चे छापने के बाद गोदामों में रखने की जिम्मेदारी दी गई थी, उसकी मिलीभगत से पर्चा फोड़ किया गया था। कई बार परीक्षा केंद्र से भी पर्चा फोड़ किया जा चुका है। और आप देखिए, पर्चा फोड़ ना रोक पाना एक अक्षम्य अपराध है। यह केवल परीक्षा व्यवसाय में खामी नहीं, बल्कि लाखों युवाओं के सपनों को चकनाचूर करने का अपराध है, मनोबल कमजोर करने का अपराध है। भारत की लगभग 65% आबादी युवा है। उनके सपने बड़े हैं, वे परिश्रमी और प्रतिभाशाली हैं। तमाम कठिनाइयों एवं अभाव में से लड़ते जुड़ते कई वर्षों तक इन प्रतियोगी परीक्षाओं की जी तोड़ मेहनत तैयारी करते हैं। हालांकि पर्चा फोड़ और आप देखते हैं कि नकल कराने वालों के खिलाफ राज्य सरकारों ने सख्त कानून बनाए, लेकिन इन सब के बावजूद इस प्रवृत्ति पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। एक तो आप देखते हैं ऐसी सजा नहीं मिल पा रही जो एक लकीर बन जाए। सवाल है कि आरोपियों के पकड़े जाने के बाद भी वे आसानी से कैसे छूट जाते हैं, जबकि कानून में तो सजा का कड़ा प्रावधान है। कड़ी सजा के प्रावधान भर से इस समस्या का कोई असरदार हल नहीं निकलने वाला है। हर साल सिविल सेवा परीक्षा में 10 लाख से अधिक अभ्यर्थियों होते हैं, फिर भी यूपीएससी सुरक्षित परीक्षा आयोजित कराता है। जहां तक ऑनलाइन परिचय की बात है, तो प्रौद्योगिकी आधारित परीक्षा ऑनलाइन परीक्षाओं के निरंतर उपयोग से इसमें रिसाव का खतरा रहेगा। खतरा बढ़ना तय है। अब एआई का समय है, ऐसे में भविष्य में बड़ा खतरा होगा। अगर गृह मंत्रालय की वेबसाइट में सेंधमारी हो सकती है, तो ये परीक्षाएं कैसे सुरक्षित मानी जा सकती हैं। पर्चा फोड़ अब अकेली व्यक्तिगत या छोटे समूह स्तर के घोटाले नहीं रह गए। जैसे जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं का दौर तेजी से बढ़ा है, अनियमितताओं की प्रकृति भी बहुत बड़ी हो गई है। भर्ती आयोग में राजनीतिक संपर्क वाली नियुक्तियों पर पूरी तरह रोक लगाई जाए। केंद्र अध्यक्ष सहित सभी के लिए मोबाइल फोन प्रतिबंधित होने चाहिए। पर्चा तैयार करने से लेकर परीक्षा केंद्र पर वितरण तक सैकड़ों लोग शामिल होते हैं, इसलिए ऊपर से नीचे तक सभी की जिम्मेदारी तय हो। अधिकतर परीक्षा केंद्र निजी संस्थानों में होते हैं, उनमें से कई मानकों के अनुरूप नहीं है। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में भी कई खामियां हैं, जिसमें तत्काल सुधार की आवश्यकता है। सार्वजनिक परीक्षा के पर्चा फोड़ का अपराध बड़े पैमाने पर जनता को प्रभावित करता है। इसमें राज्य के खजाने पर भी बोझ पड़ता है। और पारित अधिनियम में कारावास की न्यूनतम अवधि 3 साल है, जिसे 10 साल करना चाहिए। वहां निर्धारित सजा की राशि अपराध की गंभीरता के अनुरूप नहीं है, और इसमें समयबद्ध जांच की कोई प्रावधान नहीं है। अधिकतम अधिनियम के तहत किसी अपराध के लिए जुर्माना अदा न करने की स्थिति में कारावास की अतिरिक्त सजा के साथ साथ अपराधी की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान भी शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा अनुचित साधनों का लाभ उठाने में शामिल उम्मीदवारों को भविष्य की किसी भी परीक्षा के लिए आयु घोषित किया जाना चाहिए। सबकी एक तरह से आप देखते हैं जिम्मेदारी तय हो, तो आप देखते हैं कि कुछ किया जा सकता है। सरकारी विभागों में नौकरी पाने के लिए छात्र कमर तोड़ मेहनत करते हैं, मगर ईमानदारी से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों का हौसला अब हार रहा है। आज उनके अंदर निराशा है, और इससे उनके परिवार का मनोबल भी टूट रहा है। परीक्षा एजेंसी का अपना प्रिंटिंग प्रेस हो, या फिर 1 घंटे पहले सॉफ्ट कॉपी को कोड लॉक के माध्यम से सीधे भेजा जाए। परीक्षा केंद्र में मौजूद अभ्यर्थियों को ही प्रिंट करके वितरित किया जाए। इस विधि से प्रश्न पत्र प्रेस छपाई से थोड़े महंगे जरूर होंगे, पर सुरक्षित होंगे। पूरी प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए पर्चा बनाने से लेकर परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए। किसी कोचिंग संस्थान की संलिप्तता मिलने पर उसको भी बंद किया जाए। पर्चा तैयार होने से लेकर उन्हें परीक्षा केंद्रों पर पहुंचाने में शामिल सभी लोगों की जिम्मेदारी तय हो, और थोड़ी कोई लकीर बने। एक तरह से आप देखते हैं कि कुछ हो रहा है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।